गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को देख सकते हैं कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज पढ़ना है। ठीक है, ये आपको बोर्ड पे जो लिखा हुआ है देखकर समझ गए होंगे। इसका जो पहला जो वीडियो बनाया गया है ना, उसमें प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में डिटेल से बताया गया है। उसमें ये भी बताया गया है कि इतिहास में कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, चूँकि जो बच्चे अगर ये वीडियो नहीं देखे होंगे, उससे सबसे पहले कहने का मेरा मतलब क्या है कि आप वो पहले वीडियो जाकर देखिए, उसके बाद ये सेकंड वीडियो आकर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे वीडियो जो होता है, सारे क्लासेस एक दूसरे क्लास से जुड़े रहते हैं। तो आप शुरू से अगर देखते आ रहे हैं तब जाकर आपको दूसरा जो क्लास है या नेक्स्ट क्लास जो भी देख रहे हैं उसको समझ आएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता ये कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले मेरा जो स्टाइल है पढ़ाने का, जो ऑफलाइन क्लासेस में जो बच्चों को मैं पहले भी जो पढ़ाता था, तो वो मेरे पढ़ाने से पहले मैं क्या करता था, सबसे पहले उस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको फैक्ट्स बोला जाता है, उन सब चीज़ों को मैं बताता हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ जो खास है उस चीज़ बारे उन सब के बारे में मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो उसको जो मेरा तरीका पढ़ाने के लिए यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले मैं फैक्ट्स बताता हूँ, वैसे फैक्ट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जब मैं उसको बताऊंगा ना फैक्ट्स, आप खुद जब उसको सुनिएगा, आप जब देखिएगा तो हैरान हो जाइए कि ऐसे ऐसे फैक्ट्स वगैरह कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो आज के जो सिंधु घाटी सभ्यता का उसको फैक्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर फैक्ट देखेंगे तो ये सबसे पुरानी सभ्यता है। एक नंबर पर देखेंगे तो लिखा हुआ है सबसे पुरानी सभ्यता। देखो बहुत सारे बुकों में दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है सबसे पुरानी सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसकी बाद की सभ्यता है। लेकिन हाल ही में खोज किया गया तो उसमें पता चला जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, सबसे पुरानी सभ्यता है और दुनिया की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो शहरी सभ्यता थी, यानी कि टाउन मतलब बहुत ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट था, बहुत एकदम टाउन की तरह, शहर की तरह लोग वहाँ रहते थे। ठीक है, शहरी सभ्यता ये सिंधु घाटी सभ्यता है। सब सेकंड नंबर देखेंगे फैक्ट में, तो जनसंख्या जो है ना, जनसंख्या 50 लाख से भी ज़्यादा थी। ये बहुत ही बड़ा फैक्ट हो गया कि 50 लाख से ज़्यादा जनसंख्या, समझ रहे हो। बहुत सारे ऐसे जैसे मान के चलो न्यूजीलैंड वगैरह है ना, अभी भी वहाँ पे 50 लाख लोग है ही नहीं। ठीक है, तो 50 लाख से ज़्यादा जनसंख्या कहाँ थी, सिंधु घाटी सभ्यता में, समझ आया। थर्ड नंबर फैक्ट देखेंगे तो राजधानी उसका हड़प्पा माना गया। कैसे माना गया, क्यों माना गया हड़प्पा को, तो जब सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज की जा रही थी ना, तो सबसे पहला जो शहर मिला ना, सबसे पहला शहर था हड़प्पा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी मान लिया गया कि हड़प्पा है। ठीक है, क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी, आज तक किसी को पता था, नहीं पता था ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी क्या है, तो हड़प्पा है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर फैक्ट देखेंगे तो अब तक लगभग 1000 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है अभी भी खोज जारी है। बहुत सारे स्थल नए नए मिलते रहते हैं। अब तक जो है 1050 स्थल से भी ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। ठीक है, शतरंज खेल से परिचित थे। 5 नंबर फैक्ट देखेंगे तो शतरंज खेल से परिचित, यानी कि उस समय के लोग भी शतरंज खेल से परिचित है। यानी कि ये कहा भी जा सकता है कि शतरंज जो खेल है विश्व की सबसे पुरानी खेल है। क्यों, क्योंकि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता यही है, तो विश्व की सबसे पुरानी खेल क्या हो जाएगी, शतरंज हो जाएगा, सिंपल ही बात है। ठीक है, 6 नंबर देखेंगे तो ईंटों का उपयोग रेलवे लाइन में कर दिया गया। देखो क्या हुआ ना, जब सिंधु घाटी सभ्यता का जब खोज हो रही थी तो उस समय बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, उनको ये रिलेट कर पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो अंग्रेजों का जब शासन था ना भारत पे, उसी समय रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था इसी क्षेत्र में, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में। ठीक है, तो जब वहाँ पे मिट्टी कोड़ा जा रहा था तो वहाँ पे ईंट वगैरह मिले, उसी के बाद से ही सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हुआ। उसको मैं डिटेल में बताऊंगा अभी, बस समझो कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंट मिला था ना, उस ईंट को क्या किया लो, इंजीनियर रेलवे लाइन पे बिछा दिया लो, उसको रेलवे लाइन बनाने के, रेलवे जो ट्रैक बनता है ना उसको बिछाने के लिए ईंट को सब बिछा दिया लो। बताओ कितना ताज्जुब की बात है, उतनी पुरानी ईंट, यानी 4000 लगभग मान के चलो 3-4 हजार ईसा पूर्व, उतनी पुरानी ईंटों को क्या किया गया, रेलवे लाइन बनाने के लिए बिछा दिया गया। लगभग 150 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाया गया है इसी सिंधु घाटी ईंटों से। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो 2 मंजिला 3 मंजिला घर थी। ठीक है, तो 2 मंजिला 3 मंजिला घर थी, अटैच बाथरूम थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो वहाँ के लोग थे, उनको जब खुदाई करके देखा गया तो पता चला कि वहाँ के जो घर, जो बिल्डिंग वगैरह बनी थी ना, वो 2 मंजिला थी, 3 मंजिला थी, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बनी हुई थी, समझ सकते हो, उतनी पुरानी सभ्यता में, और अटैच बाथरूम था। आज के ज़माना में भी लोग घर के अंदर बाथरूम नहीं रखते, बहुत सारे गाँव में जाकर देखोगे तो आज भी खुले में शौच करते हैं। ऐसा हालांकि 99% ऐसे हो चुका है कि सारे जगह में, सारे घरों में घर के अंदर बाथरूम बन चुके हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी हैं अपवाद में जो अभी भी खुले में बाथरूम वगैरह करते हैं, जो घर में टॉयलेट वगैरह नहीं बनाते, अशुभ मानते हैं। अरे सीखो, इनसे सीखो। सिंधु घाटी सभ्यता जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, वो अपने घर के अंदर अटैच बाथरूम रखे हुए थे, समझ आया। उसके बाद देखेंगे 8 नंबर देखेंगे फैक्ट, तो सड़क व्यवस्थित और कूड़ेदान की व्यवस्था थी, समझ आ रहा है। कूड़ेदान की व्यवस्था, भाई बाप रे, कितनी बड़ी, मतलब कितना ज़्यादा डेवलप थे, कितना ज़्यादा विकास इस सभ्यता में थी। ठीक है, तो सड़क जो थे ना बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बने हुए थे। ठीक है, और उसके बाद क्या था ना, कूड़ा फेंकने के लिए कूड़ादान जगह जगह रखा गया था, कूड़ादान जो आजकल के नगर पालिका वाला रखता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 9 नंबर में, तो अंत में
इन लोगों का अंत जो है रहस्यमयी ढंग से हुआ। देखो ऐसे बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है ना कि उनका जो अंत है कि कोई बीमारी फैल गया इसीलिए मर गए, किसी का कहना है कि किसी वजह से मर गया, भूकंप आ गया तो मर गया, किसी का कहना बाढ़ आ गया तो मर गए। तो सबका अलग अलग अपना अपना मत है, लेकिन बाढ़ वाला जो है ना वो ज़्यादा मानता है, लेकिन हो सकता है बाढ़ पे मतलब वोटिंग ज़्यादा पड़ गई, इसीलिए माना जाता है कि बाढ़ से ही सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी अंत होगी। लेकिन मेरे हिसाब से मान के चलो ना, तो हो सकता है कि ये एलियन थे। क्यों? क्योंकि भाई इतना ज़्यादा डेवलप, इतने ज़्यादा होशियार उस समय के ज़माने में लोग कैसे थे उनको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो हो सकता है ये एलियन थे, जैसे आए वैसे ही गायब हो गया, ठीक है। 10 नंबर फैक्ट देखें तो 10 नंबर फैक्ट है कि रेड कलर वाला जो आपको बटन दिख रहा है सब्सक्राइब को, उस बटन को दबाइएगा तो गजब का आपको चमत्कार दिखेगा, एक मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको रेड कलर का बटन दबा देना है, उसमें आपको दबाने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, मेरा भला हो जाएगा, जो मेरे अंदर जो टीचिंग का जो कीड़ा है ना उसको संतुष्टि मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ चाहिए नहीं, बस सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करते रहिए, ताकि इस वीडियो को आप बच्चे देखते रहे और उसका मजा लेते रहे पूरे फुल एंजॉय के साथ। तो आपको हिस्ट्री समझाया जाएगा, यहाँ बेहतरीन तरीके से हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, और बहुत सारे सब्जेक्टों को जैसे ज्योग्राफी वगैरह है उसको भी मैं धीरे धीरे बनाऊंगा। जैसे अब हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं ज्योग्राफी को भी वीडियो उसका भी क्लास में चला दूंगा, और जहाँ आपको दिक्कत लग रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो रहा जो 10 फैक्ट, 10वां नंबर फैक्ट को ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। 10 नंबर फैक्ट जो सब्सक्राइब करने वाला है इसको ध्यान रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी सब्सक्राइब करके उनको कहना है कि सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तो आपको, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कांस्य युगीन सभ्यता, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अब क्या है ना, फैक्ट हम लोग खत्म हो गया। फैक्ट को समझ लिया, जिस बच्चों को ये आपको रिकॉर्ड करना है ये रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब कि स्क्रीनशॉट लेना है जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए स्क्रीनशॉट लेने का एक तरीका, हम लोग भी जब क्लास करते थे लोग, जैसे टीचर हटे ना तो क्या करना चाहिए, वीडियो को पॉज कर देना चाहिए और रोक के स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, लेना है तो यानी या आपको लिखना होगा तो लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कांस्य युगीन सभ्यता, ये सब चीज़ों को यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको मैं डिटेल में अभी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझो, क्या समझो कि अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिटेल समझना है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो कैसी थी, कहाँ थी, किस प्रकार थी। तो सबसे पहले भारत का मैप, एक रफली मैप समझ लो। मैप जो है ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा। कोई भी हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ना है ना तो बिना मैप का पढ़ ही नहीं सकते। ये मैं बोल रहा हूँ यार कि बिना मैप का पढ़ ही नहीं सकते हैं। अगर मैप की अगर जानकारी आपको नहीं है ना तो समझ जाइए आपको अधूरा है। क्या है? अधूरा है, आपकी जो पढ़ाई जो है क्या है, अधूरा है। ये रफली मान के चलो भारत का मैप बना लो, क्योंकि जगह बहुत ही कम है, ठीक है। ये रफली मान के चलो भारत था, ठीक है। भारत मान के लो, कम से कम ये पता रहना चाहिए कि ये उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये मानना चाहिए कि बगल में ये पाकिस्तान है। बहुत सारे राज्य को आपको ध्यान में अगर रहेगा, तो अगर बहुत सारे राज्य आपके ध्यान में है तभी जाकर समझ आएगा। तो इसको सबसे पहले मैप उठाओ, एक मानचित्र ले लो, घर पे लगा लो, उसको पूरे राज्य को रोज रोज देखते रहो, याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन से राज्य है, जम्मू कश्मीर लद्दाख ऊपर में चल जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नीचे आओगे तो यहाँ तमिलनाडु केरला वगैरह आ जाएगा, ये सब गुजरात वगैरह, इधर अरुणाचल प्रदेश में। सभी राज्यों को आपको पूरा जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाता है किसी भी चीज़ को, किसी भी पॉइंट को समझने में। अभी देखो जो मैप से बता रहा हूँ ना, अगर जो बच्चे मैप के बारे में अच्छे से जानते होंगे ना उसको तुरंत समझ आ जाएगा। कैसे समझ आएगा? देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो यहाँ पे जो लिखे हैं चौहद्दी और नदियाँ, जो चौहद्दी थी ये नॉर्थ साइड में जो था, और यहाँ देखेंगे ये आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा ईस्ट में, पूरब में, ये हो जाएगा साउथ में, ये हो जाएगा आपका आ जाएगा किस में, वेस्ट में, पश्चिम में। अब ये होगी सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी। चौहद्दी क्या होता है? देखो, कोई भी जमीन में होता है उसके चारों तरफ कौन कौन सा क्षेत्र रहता है उसी को ना चौहद्दी बोला जाता है। यानी कि उत्तर की जो सीमा क्या थी, उत्तर की सीमा क्या था, तो मांडा तक था। कहाँ तक? इस क्षेत्र को बोलते हैं मांडा। ये था जम्मू कश्मीर में। कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। उत्तर वाले क्षेत्र क्या बोलते हैं? मांडा। उसके बाद देखेंगे ये आपका पूरब वाले क्षेत्र में क्या था, तो आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर। कौन सा क्षेत्र तक था? आलमगीरपुर, यूपी में, ठीक है। उसके बाद साउथ में, दक्षिण में देखेंगे तो दाइमाबाद। क्या था? दाइमाबाद। कहाँ था? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसके बाद पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम वाला जो क्षेत्र था उसका नाम था सुतका गंडोर। क्या नाम था? सुतका गंडोर, ठीक है। सुतका गंडोर था। ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र चल गया, बलूचिस्तान में था, ठीक है। ये हो गया किसकी चौहद्दी? ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी। अब देखो क्या इसमें खास चीज है, क्या है खास चीज इसमें, क्या है कि इसकी खासियत क्या है, ये देखो। ये जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ना, इसकी खासियत जो क्या है, ये देखो, ये ऐसे आया था, ये क्षेत्र ऐसे फैला हुआ था और यहाँ से आकर ऐसे मिला हुआ था। अब बताओ ये कैसे लग रहा है? लगभग लगभग त्रिभुजाकार दिख रहा है कि नहीं? अब यहाँ बहुत सारे चीज़ें फैक्ट मिलेगा, उस सब चीज़ के बारे में डिटेल में जब बताएंगे तो सब समझाएंगे। पहले समझ जाओ कि ये चौहद्दी हो गई इसकी, ठीक है। अब इसके
नदी, ये जो मांडा जो क्षेत्र है ना, वो किस नदी किनारे था? जितने भी शहर थे ना कहीं नदी किनारे बसते। क्यों क्यों बसते थे पहले नदी किनारे? सबसे पहले समझ लो कि नदियों के किनारे ही पहले शहर बसते थे, इसलिए बसते थे क्योंकि नदियों के किनारे से क्या होता था, खेती करना संभव हो पाता। उस समय फैक्ट्री वगैरह थोड़े थे, खेती ही था ना। मतलब मेन उन लोगों का क्या था, व्यवसाय वगैरह या अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कैसे चलती थी? कृषि से ही ना, खेती से नहीं चलती थी, क्योंकि उसमें फैक्ट्री वगैरह तो होंगे नहीं। तो मान लो खेती वगैरह करना है तो क्या उसमें दमकल थोड़े होगा? पानी कैसे पटाएगा लो? नदियों से न पानी पटाएगा लो, या नदी किनारे ही नहीं रहेगा लो। तो पहले जो शहर बसते थे ना, वो नदी किनारे ही बसते थे। कोई भी शहर हो वो नदी किनारे ही होगा, ठीक है? मांडा जो है किस नदी किनारे था? तो चिनाब नदी। किसकी नदी किनारे? तो याद रखना, चिनाब नदी किनारे मांडा जो है। इसको ट्रिक से मैं अभी याद कराऊंगा, अभी याद हो जाएगा। चिनाब नदी किनारे। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी किनारे है। कौन सी नदी किनारे? हिंडन नदी, याद रखना, हिंडन नदी। दाइमाबाद जो है ये किस नदी के? प्रवरा नदी। कौन सी नदी? प्रवरा नदी। और जो ये सूतकांडोर जो है, ये कौन सी नदी किनारे था? तो डास्क नदी। डास्क डास्क नदी किनारे ये था। ये जो सूतकांगडोर है, जो क्षेत्र है, ये बलूचिस्तान में पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, वो वहाँ पे ये डास्क नदी था, ठीक है? तो इसकी चौहद्दी समझ गए। अब यहाँ जो लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ जो लिखा हुआ है इसको समझे। इसको कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। क्यों कहा जाता है कांस्य युगीन? पहले पढ़ा चुके हैं कि ताम्र पाषाण काल तक बता चुके हैं कि तांबा की जब खोज हो गई थी, तो उस युग को क्या कहा गया? ताम्र पाषाण काल कहा गया, यानी ताम्र पाषाण युग कहा गया। उसके बाद क्या हुआ ना, कांसा जो है ना, कांसा जो धातु है ना, सबसे पहले याद रखो कि कांसा जो है ना, कांसा ये किस किस से मिलकर बना रहता है? तो याद रखो, इसको ट्रिक से बता देते हैं। कांसा, इसको याद कर लो। का, जो का होता है, ता टी, यानी कांसा जो है तांबा और टीना से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? तांबा और टीना से मिलकर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कांसा बना हुआ है। अब बताओ, जो तांबे की जो खोज है सिंधु घाटी सभ्यता से पहले हुई थी कि नहीं हुई थी? हो गई थी, तभी ना ताम्र पाषाण काल हम लोग पढ़ के आए हैं लोग। तो ताम्र पाषाण काल पढ़ चुके हैं लोग कल के ही वीडियो में। आज हम लोग ये, उसके बाद क्या हुआ ना कि ये सिंधु घाटी में टीन की भी खोज होगी। तब जब टीन और तांबा खोज गए तो दोनों को मिलाकर क्या बना दे लोग? कांसा बना दे लो, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या बना दिए? कांसा धातु की खोज कर ली, यानी उसका निर्माण कर लिया, ठीक है? तो इस युग को क्या कहा जाता है? इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसी समय कांसा की खोज हो गई या कांसा के धातु को उपयोग करने लगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ। जानकारी किसने दिया सिंधु घाटी सभ्यता को? सबसे पहले मान लो ये बता रहे कि इस क्षेत्र में ये सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, लेकिन खोज कब हुआ? कौन बताया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है? तो सबसे पहले क्या होना था, देखो अंग्रेजों का शासनकाल था भारत में। वो आगे हम लोग आधुनिक भारत में जब आएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है? जब अंग्रेजों का शासनकाल था ना, तो उस समय क्या कर रहे थे? वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, रेलवे ट्रैक। किस लिए बिछा रहे थे? तो भारत से खजाना लूट लूट कर ब्रिटेन ले जाने के लिए, ठीक है? वो भारतीय लोगों को सुविधा देने के लिए नहीं लगाए थे, वो खजाना लूट कर ले जाने के लिए लगा रहे थे, ठीक है? तो उसी समय क्या हो रहा था ना, इस क्षेत्र में ये रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, अंग्रेजों द्वारा बिछाया जाता है रेलवे लाइन, ठीक है? रेलवे लाइन बिछा रहे थे कि यहाँ रेलगाड़ी चलेगी। तो उसमें क्या हो ना, रेलवे लाइन बिछाते समय क्या, मिट्टी कोड़ कोड़ के मान लो वहाँ पर रेलवे लाइन ट्रैक बिछाया जाता है, तो मिट्टी कोड़ते समय क्या हुआ ना, उसके नीचे ईंट मिला। तो वो जब ईंट देखा लगा ना, तो फिर कुड़ाई किया तो बहुत सारा ईंट मिलने लगा। तो कह रहे यार यहाँ ईंट कहाँ से मिल रहा है? अब वहाँ कुड़ाई करके पूरा देखा लो कि कोड़ के पूरा देखा लो कैसे यहाँ पे ईंट मिल रहा है। तो जब कोड़ के पूरा देखा लो तो मतलब ईंट बहुत ज़्यादा मिले, एक रूम की तरह ही डिजाइन मिल गया, पूरा रूम मिल गया। ज़्यादा कोड़ा गया, बहुत दूर तक कोड़ा गया, तो एक घरे मिल गया। तब क्या हुआ, जल्दी से भाग के वहाँ का जो कोड़ाई कर रहा था, जो इंजीनियर था, वो भाग के गया। पहले तो फैक्ट हम बताए थे कि ससुरा क्या किया था कि जो मिल रहा था तो उस ईटुआ को लगाते गया रेलवे लाइन में, 150 किलोमीटर तक लगा दिया था उसी ईटुआ को उठा के। बोला पैसा बच जाएगा, घपाला मार लेंगे। आज भी बिहार में यही हो रहा है, कहीं से मिल जाए उठा के लगा दो और पैसा लिख के दे दो कि लग गया। 150 किलोमीटर का पैसा पचा लिया होगा, समझ आया? बाद में उसको जब दिखा कि ईटा खत्म ही नहीं हो रहा है, तब वो दौड़ के भागा। भाग के वहाँ के इंजीनियर भाग के गया और जाके बोला, एक जो जॉन मेंसन था उससे जाके बोला। जॉन मेंसन कौन था? जॉन मेंसन वहाँ का इंचार्ज था। उससे जाकर बोला कि भाई यहाँ पे तो इतना ज़्यादा ईंट मिल रहा है, पता नहीं इसके नीचे क्या है। उसको कोड़ के देखना पड़ेगा, पूरा मतलब कोड़ खाप के देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ इसके नीचे है, ठीक है? खुदाई करके देखना पड़ेगा। तो जानकारी सबसे पहले ये देता है इंजीनियर भाग के। तो जो जानकारी देता है उससे क्या नाम था? जॉन मेंसन। क्या नाम था? मेंसन। जॉन मेंसन जो है मैसेज देता है। मैसेज याद रखना, मौत से मैसेज, मौत से मेंसन। यानी सबसे पहले मैसेज देता है कि इसके नीचे जो है अजीब तरह का चीज़ मिल रहा है, यानी अजीब तरह के बिल्डिंग की ईंटें मिल रही है। इसका मैसेज किसने दिया? तो सबसे पहले दिया जॉन मेंसन ने। अब जो है मैसेज दे दिया तो कोई आएगा ना भाई चेक करने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए। तो यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ है सर्वेक्षण। कोई भी चेक करने आएगा ना, तो सर्वेक्षण उस समय जो अभी भी जो पुराने चीज़ों का जो सर्वेक्षण करता है ना, उसको कहा जाता है पुरातात्विक विभाग। जो पुरातात्विक विभाग जो है ना, वही ये सब चीज़ चेक वगैरह करता है, पुराने बिल्डिंग वगैरह जो भी है। तो पुरातात्विक विभाग का उसमें हेड जो था ना, उसका नाम था कनिंघम। क्या नाम था? कनिंघम। वही आया चेक करने के लिए कि यहाँ क्या मिल रहा है। वो चेक किया तो बोला सही है बात है कि यहाँ तो बहुत बड़ा बड़ा ईंट मिल रहा है, ईंट के दीवार मिल रहा है, ईंट के बिल्डिंग मिल रहा है, पता नहीं क्या है, ठीक है?
अब क्या हुआ कि इसका नामकरण रख दिया गया कि जो मिल रहा है ना, ये जो क्षेत्र मिल रहा है, इस क्षेत्र का नाम क्या रहेगा? तो जो नामकरण दिया वो क्या नाम था उसका? जॉन मार्शल। मार्शल जो आया वो उठ के आया, वो मेन इंचार्ज वही था, वो कहा कि इसका नाम रख दो सिंधु घाटी सभ्यता। काहे नाम रखा सिंधु घाटी सभ्यता, बताओ काहे नाम रखा? इसलिए रखा क्योंकि जो है यहाँ पे एक झील है, मानसरोवर झील, यहीं से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। ये सिंधु नदी ऐसे आके अरब सागर में आके मिल जाती है। चूंकि जो इस सभ्यता की सबसे बड़ी नदी थी, सबसे लंबी नदी थी सिंधु नदी, इसीलिए किसी भी नदी किनारे जो शहर बसा रहता है उसी घाटी कहा जाता है। जैसे गंगा घाटी किनारे बसे हुए शहर को गंगा घाटी के लोग कहा जाता है। तो सिंधु घाटी के किनारे ये सारे लोग बसे हुए थे, सिंधु घाटी के लोग, इसीलिए इसको कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। समझ आया? इसीलिए इसका नाम पड़ गया, क्या पड़ गया? सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। ठीक है, तो क्यों नाम पड़ गया इसका सिंधु घाटी सभ्यता? क्योंकि सिंधु घाटी के किनारे ये बसी हुए थे। ठीक है, अब जो नामकरण कौन किया? जॉन मार्शल ने किया। इसका नामकरण सिंधु घाटी रख दिया। क्यों रख दिया? कि नदी का नाम रख दिया। ठीक है, अब जो पहला स्थल अब खुदाई हो रहा था, तो सबसे पहले खुदाई हुआ यहाँ पे, तो पहला स्थल कौन सा मिला? तो पहला जो स्थल मिला था वो मिला था हड़प्पा। कौन सा मिला था? हड़प्पा मिला था। और ये पहला स्थल जो वहाँ खुदवाई करा रहा था, वो वहाँ का ठेकेदार कौन था? वो ठेकेदारवा का नाम था दयाराम साहनी। क्या नाम था? दयाराम साहनी। वो बाद में बताएंगे, अभी समझ लो। वो ठेकेदार जो था उसका नाम था दयाराम साहनी। अब इसकी क्षेत्रफल जो है, ये देख रहे हैं यहाँ बना है कि इतना बड़ा, इसका क्षेत्रफल कितना दूर में है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। कितना है? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में। कितना क्षेत्रफल में है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये पूरा फैला हुआ है। अब इसका आकार कैसे है? आकार कैसे है? त्रिभुजाकार। देखो क्वेश्चन ये सिर्फ बताने का मेरा कारण क्या है, जिस क्वेश्चन सीधे सीधे उठा पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकार कैसी थी, तो त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थल कौन खोजा गया? तो हड़प्पा खोजा गया। किसने खोजा? मानो ठेकेदारवा कौन था? तो दयाराम साहनी था। ठीक है, इन सब चीजों को एकदम दिमाग में रखना। अब लिपि कैसी थी? तो लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि थी, याद रखना, भाव चित्रात्मक लिपि थी। अब भाव चित्रात्मक लिपि क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले समझो, ये मान के चलो ये हो गया नदी या पोखरा वगैरह हो गया। अब यहाँ जो हम बना रहे हैं, कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन देखो खुद समझ जाओगे, ठीक है, खुद तुमको समझ आ जाएगा कि क्या बना रहे हैं हम। अब बताओ, ये देख कर क्या समझ रहा है कि एगो बड़ा लड़का है, एगो छोटा लड़का है, दोनों दौड़ के जा रहा है, तो छोटे का कूद गया नदिया में, धड़ाक दे कूद गया कि नहीं? धड़ाक दे नदिया में कूद गया। दिख रहा है कि नहीं? फिगर से दिख रहा है कि नहीं? इसी को बोलते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। यानी कि ये जो चित्र बनाया है, इससे इसका भाव पता चल रहा है, यानी इसका पता चल रहा है कि हम क्या कहना चाहते हैं। वैसा फिगर बनाना, वैसा चित्रकारी करना जिससे पता चल जाता है कि क्या चीज़ कहना चाहता है, उसी कहा जाता है भाव चित्रात्मक लिपि। समझ रहे? जैसे हम यहाँ बनाए तो समझ रहे कि नहीं? उसी तरह उस समय में क्या हुआ ना, बहुत सारे ऐसे चित्रकारी जो पेंटिंग वगैरह मिले हैं, जिसको देखकर समझ जाता है कि उस समय की सभ्यता जो कैसी थी। इसीलिए उसको कहा जाता है भाव चित्रात्मक लिपि। क्या कहा जाता है? भाव चित्रात्मक लिपि। ठीक है, अब देखो भाव चित्र समाज जो है कैसी थी, यानी कि उसमें की जो समाज था कैसे था, तो कैसे पता चला कि समाज कैसी थी? तो वहाँ उसकी समाज जो थी ना, सबसे पहले समझो कि समाज तो मातृसत्तात्मक थी, मातृसत्तात्मक। अब बताओ कि उन लोगों को पता कैसे चला होगा कि यहाँ, मतलब आज के लोगों को कैसे पता चला उस समय की जो सभ्यता थी मातृसत्तात्मक थी? कैसे पता चला? क्योंकि उर्वरा देवी की मूर्ति मिली, मातृ देवी की मूर्ति मिली, बहुत सारे देवियों की मूर्ति मिली। यानी पता चला कि उसमें उस मूर्ति वगैरह का देखने से मालूम चला ना कि देवी की वैल्यू ज़्यादा थी, यानी कि औरतों के सम्मान ज़्यादा थे। इसलिए कहा गया कि ये मातृसत्तात्मक सभ्यता हो सकती है, कि मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। ठीक है, सड़क जो थे क्या थे? समकोण, यानी कि सड़क जो बड़ी व्यवस्थित ढंग से बने हुए थे। सड़क ऐसे आया था, ऐसे गया था, फिर ऐसे, मतलब समकोण बना था। ये नहीं कि ऐसे 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 सड़क, आज की सड़क बन गया लो बिहार का सड़क, वैसे नहीं था, बड़ा ही बेहतरीन ढंग से बनाया गया था सड़क, समकोण सड़क बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ लिखा है नालियाँ। नालियाँ जो थी ढकी हुई थी। क्या थी? ढकी हुई। आज के नाली तो ऐसे ही खोल छोड़ देता है, लोग बांस मार रहा है, उसमें सब कुछ निकल रहा है उसी में से। तो नालियाँ क्या थी? ढकी हुई थी। यानी कि वहाँ की जो व्यवस्था थी ना, बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया गया था। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या था? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि, यानी खेती वगैरह किया जाता था। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या थी? तो कृषि थी, खेती वगैरह की, क्योंकि फैक्ट्री वगैरह थोड़े थी यार, वहाँ पर कृषि ना होगा। तो पुराने जमाने में कोई भी अर्थव्यवस्था पूछेगा तो सीधे सीधे उठाकर दे देना कृषि होगा। व्यवसाय जो था ना, व्यापार करते थे, वो बिजनेस करते थे भाई, बिजनेस करते थे, बड़ा जबरदस्त बिजनेस करते थे। जैसे मान लो जानवरों की खरीद बिक्री करते थे, अनाज के बदले जानवर वगैरह खरीद ले, वैसे मतलब बिजनेस करते थे। किससे बिजनेस करते थे? तो फारस देश से बिजनेस करते थे, फारस देश से। यानी पूछेगा क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता का बिजनेस यानी विदेशी व्यापार किसके साथ था? तो फारस के साथ था, याद रखना। ठीक है, पूजा जो है किसके करते थे? तो पशुपति शिव, पशुपति शिव जो थे, यानी शिव की पूजा करते थे। पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में किसके उपासक यानी किसके पुजारी थे? शिव के, विष्णु के, या किसी के दे देगा तो शिव आंसर उसमें होगा, याद रखना। ठीक है, शिव के पुजारी थे ये सिंधु घाटी सभ्यता के। मूर्ति क्या चीज़ की मिली है? तो डांसर वगैरह की मूर्ति मिली है, यानी नर्तकी का मूर्ति मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ये उसके बाद से अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति मिली है, बहुत सारी मूर्ति मिली है, यानी देवियों की मूर्ति मिली।
मुहर जो था लाल रंग का मुहर था, जिसको सोलगड़िया मुहर कहा जाता है। लाल रंग का मुहर था, यानी मुहर जो छाप मिले, और ये मुहर है फारस के भी मुहर मिला, जिससे पता चला है कि फारस वगैरह से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था। जानवर जो है एक सींग वाला जानवर जो है उसमें फेमस था। एक सींग वाले जानवर का बहुत सारा चित्र मिला है, जिससे पता चला है कि एक सींग वाले जानवर के को जानते थे। हो सकता है वो गेंडा हो, हिरन हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक सींग वाले जानवर का इसमें चर्चा की गई है। गाय से को नहीं जानते थे, या एक सींग वाले जानवर को मतलब सबसे ज्यादा इनकी जानकारी थी। अब यहाँ लिखा हुआ परिचित, किसी किससे परिचित थे, तो ये कपास से परिचित थे, याद रखना, कपास से परिचित थे, एक सींग वाले जानवर से परिचित थे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा किस किस से, कांसा से परिचित थे, लोहा से नहीं, तांबा से परिचित थे, टीना से परिचित थे। मतलब परिचित पूछेगा तो किन किन चीज़ों से परिचित, मतलब बता किन किन चीज़ों के बारे में उनको जानकारी था, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ अपरिचित, अपरिचित याद रखना, गाय से अपरिचित थे, यानी गाय की चर्चा उसमें नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है गाय को नहीं जानते थे। गाय आएगा बाद में, वैदिक काल जो पढ़ाएंगे तब। यहाँ लिखे हैं चौहद्दी और नदियाँ, तो चौहद्दी अभी जस्ट हम बताए हैं कि जो चौहद्दी है इसके उत्तर में मांडा, दक्षिण में आ जाएगा दाहिमाबाद, पूरब में आ जाएगा आलमगीरपुर, और पश्चिम आ जाएगा सुतकांडोर जो आ जाएगा। नदी जो है ये चिनाब, हिंडन नदी, प्रवरा नदी और डास नदी। देखो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, एक सिंपल ट्रिक बताते हैं उसको याद करने का, अभी तुरंत याद हो जाएगा। याद कर लो इसको, सम एडी, क्या है सम एडी, क्या है सम एडी, ठीक है। इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है सम एडी। उसके बाद याद यहाँ लिखेगा डच है पर भारत में नहीं, भारत में नहीं का छोड़ दो, बस डच है पर याद रखो। अब 100 से याद, इसको सबको एक एक में घेर दो, इसको 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 इसमें कर दो, इसमें कर दो। अब देखो 100 से सुतकांडोर, ड से डास्क नदी, अभी बोले डास्क नदी, म से मांडा, च से चिनाब नदी, ए से आलमगीरपुर, ह से हिंडन नदी, ड से दाइमाबाद, पर से प्रवरा नदी। याद है कि नहीं, सम एडी डच है पर, ठीक है। इसको रट लो, याद हो जाएगा। जिसको लिखना है लिख सकता है, तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा तरीका है इसको याद करने का। अब जो पढ़ना, क्या पढ़ना हम लोग को, पढ़ना है प्रमुख स्थल। जैसे कि वहाँ जब खुदाई हो रहा था तो बहुत सारे स्थल मिले, अभी बताया कि 1000 से ज़्यादा स्थल मिल चुके हैं। उसमें से 8-10 ऐसे स्थल है जिसके बारे में पढ़ना हम लोग को बेहद ही जरूरी है, क्योंकि वही सब एग्जाम में उसी से क्वेश्चन वगैरह आते हैं, या उन्हीं सबको जानना जरूरी होता है। जैसे कि हड़प्पा को पढ़ना है, मोहनजोदड़ो पढ़ना है। जो हड़प्पा जो क्षेत्र है पाकिस्तान के माउंट गुमरी जिला में, वहाँ पे स्थित है, इस साइड में है। उसके बाद ये आपका मोहनजोदड़ो देखेंगे तो लारकाना में है। हड़प्पा की खोज किसने किया, किस नदी किनारे है, उस सब चीज़ों को डिटेल में अभी बताएंगे। उसको यहाँ पे नोट कर दिया जाएगा, आप उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, उसको अभी तुरंत समझा दीजिएगा। इसको जितना पहले है उसको समझ लीजिए, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। अभी क्या देखना है हम लोग को, प्रमुख स्थल देखना है। प्रमुख स्थल कौन कौन से देखना है, जो हम लोग अभी बताएंगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो बारे में डिटेल समझाया गया, उसके प्रमुख स्थलों को देखना है, जिसमें से बताया कि 8-10 जो स्थल है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेना है। इसी से क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं मैसेज। तो पहला स्थल देख सकते हैं, हड़प्पा लिखा हुआ, ठीक है। देखो इन सब चीज़ों को पहले ही नोट करते हैं, इसलिए क्योंकि इसको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लिखेगा। इसको अगर लिख कर समझाऊंगा ना, तो लोग समझ जाओ कि अगर 10 मिनट से ज़्यादा और वीडियो बड़ा हो जाएगा। जो 20 मिनट का वीडियो ना, वो और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो शहर खोजा गया, हड़प्पा खोजा गया, वो कब खोजा गया, 1921 ईस्वी में खोजा गया। किसने खोजा, तो दयाराम सैनी। देखो याद करने का सबसे सिंपल तरीका हद, याद रखना क्या तरीका है याद करने का, हद, ह से हड़प्पा, द से दयाराम सैनी, हद से हड़प्पा, द से दयाराम सैनी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो दयाराम सैनी ने किया था हड़प्पा सभ्यता की खोज, ठीक है। दयाराम सैनी ने किया था हड़प्पा सभ्यता की खोज, ठीक है। एक और इसकी नदी याद करने का ट्रिक है, हर हर महादेव, हर याद रखना, ह से हड़प्पा, र से रावी नदी। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है रावी नदी। तो यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था दयाराम साहनी, और नदी जो जी थी रावी नदी था, ठीक है। रावी नदी था, कौन सी नदी, रावी नदी था, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सा चीज जो प्रमुख चीज जो है मिले हैं, जैसे कि मतलब क्वेश्चन पूछ देता है, स्वास्तिक चिन्ह की जो है खोज कहाँ से हुई थी, तो हड़प्पा से हुई थी। यही है स्वास्तिक चिन्ह, आज भी क्लास वगैरह पर देखते हो ऐसे बना रहता है स्वास्तिक चिन्ह, ऐसे ऐसे बना रहेगा, ऐसे ऐसे बना रहता है कि नहीं, इसी को बोलते हैं स्वास्तिक चिन्ह। क्वेश्चन पूछ देता है कि स्वास्तिक चिन्ह जो है सबसे पहले कहाँ मिला था, तो हड़प्पा सभ्यता में इसकी खोज हुई थी। चाक यानी कुम्हार की चाक, जो कुम्हार का जो मिट्टी बनाने का जो हड़ा होता है ना, वो मिट्टी बनाने का जो बर्तन होता है ना, उसको बोलता है कुम्हार का चाक। तो कुम्हार की चाक कहाँ से मिली है, तो हड़प्पा से मिला है। हाथी के कपाल मिले हैं, कब्र मिले हैं, कब्र वगैरह, जो एक कब्र का नाम था RS-37, वो कब्र, वैसे कब्र जो है जैसे ताबूत मिले हैं। ताबूत क्या होता है, जैसे कि अभी भी क्रिश्चियन वगैरह में जानते हैं, जो क्रिश्चियन बच्चे होंगे वो समझ पा रहे होंगे। ताबूत में क्या किया जाता है, जिसको कॉफिन बोलते हैं, उसमें क्या कहते हैं, ये मतलब लाश को लेटा दिया जाता है, उसके बाद उसको दफनाया जाता है। तो वैसे वैसे कब्र कहाँ मिले, हड़प्पा सभ्यता में मिले हुए, ठीक है। हाथी के कपाल यानी हाथी की हड्डी वगैरह मिले हैं। ये सब जो क्षेत्र है पाकिस्तान में ये हड़प्पा जो है ना, मैप में बताया था कि हड़प्पा जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में वो कौन सा जिला है, तो याद रखना माउंट गोमरी जो जिला है वहाँ पे स्थित है हड़प्पा।
क्वेश्चन ये पूछ देता है कि हड़प्पा जो सभ्यता जो है वर्तमान में किस जिले में स्थित है, ये वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में पाकिस्तान में है और माउंट गोमरी जिला में स्थित है। उसको बताएंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी 1921 में खोज हुआ था। इसका किसने खोज किया, तो रखाल दास बनर्जी। इसका ट्रिक है मन रख ले, मन रख ले, यानी मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, रखाल दास बनर्जी ने 1921 ईस्वी में सिंधु नदी किनारे ये स्थल बसा हुआ है, ठीक है, मतलब ये स्थल स्थित है। यहाँ क्या क्या मिले, तो कुआं मिला, गार मिला। गार मतलब क्या होता है, अन्नागार, स्नानागार। अन्नागार मतलब अन्न रखने वाला स्थल को बोला जाता है अन्नागार। जैसे कि गोलघर है और भी जैसे FCI गोदाम है, उसको क्या बोला जाएगा, अन्नागार ही बोला जाता है, जहाँ अन्न को इकट्ठा करके रखा जाता है। स्नानागार मतलब क्या होता है, स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल, अब बताओ उस समय की सभ्यता में भी स्विमिंग पूल था, बड़ा ही जबरदस्त स्विमिंग पूल था, ठीक है। वो उसके बाद टीला देखेंगे, इसको क्या कहते हैं, उसके बाद लिखा हुआ नर्तकी। तो वहाँ पे जो मोहनजोदड़ो जैसे क्वेश्चन पूछता है कि जो नर्तकी की मूर्ति यानी डांसर की मूर्ति किस किस स्थल से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला, ठीक है। उसके बाद ये आपको ये उर्वरा देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की तो हड़प्पा से मिला था, लेकिन नर्तकी की मूर्ति मिला था कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। उसके बाद यहाँ पर टीला, इसको बोला जाता है मृतकों का टीला, क्योंकि जब खुदाई किया गया ना तो वहाँ पे बहुत सारे लाश की हड्डी के ढेर मिले, इसलिए माना गया जो मोहनजोदड़ो है ना, यहाँ पे कब्र होगा या यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मर गए, इसीलिए इसको कहा जाता है मृतकों का टीला। तो क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है, पूछ देता है कि मृतकों का टीला निम्न में से कौन सा है। उसमें एक जगह मोहनजोदड़ो लिखा होगा, हड़प्पा लिखा होगा, बहुत सारे स्थल लिखे होंगे, लेकिन मोहनजोदड़ो को मार देना टिक हो गया, काम तुम्हारा फिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सभागार, यानी सभागार की व्यवस्था कहाँ थी, मोहनजोदड़ो में। ये जो क्षेत्र है ये भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान का जो क्षेत्र है लारकाना जिला, वहाँ पे है कौन सा स्थल, मोहनजोदड़ो, ठीक है। उसको बताएंगे चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो की खोज किया तो 1931 ईस्वी में ये गोपाल मजूमदार जो थे उन वही खोज किए थे चंदहुदड़ो को, मतलब वही खोज किया, ठीक है। वही भी सिंधु नदी किनारे स्थित है। उसके बाद क्या है ना, दुर्ग रहित, यहाँ दुर्ग करके काटे हुए हैं, ठीक है, मतलब इसको काटे हुए, यानी दुर्ग रहित। दुर्ग मतलब क्या होता है, किला। किला, जो किला की घेराबंदी नहीं थी, कहाँ नहीं थी, तो ये चंदहुदड़ो में दुर्ग रहित था। यहाँ पे क्या था, तो मेकअप सामग्री मिले थे। ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा, श्रृंगार की वस्तुएं किस स्थल से मिली है, तो चंदहुदड़ो से। यानी श्रृंगार के लिए ऐनक, लिपस्टिक वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिली जो श्रृंगार के, समझ रहे हो, श्रृंगार यानी लड़कियाँ उस जमाने श्रृंगार करती आ रही हैं। एक और बोझा मेकअप चिपका लेती है गल पे, ठीक है, 2-2 इंच का मेकअप, यानी उस समय से करते आ रही है, समझ रहे कि नहीं, ठीक है। उसके बाद कैट और डॉग के पीछा करते हुए पंजे का निशान मिला, यानी कि ऐसे जैसे नहीं बिल्ली भागती रहती है पीछे से, डॉग उसको दौड़ा रहा है, तो उसके पंजे के निशान मिला कहाँ से, चंदहुदड़ो से, याद रखा। ये भी जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में ये स्थित है चंदहुदड़ो। अब आएंगे रोपड़। रोपड़ जो है 1953 ईस्वी में इसकी खोज की गई, जगदत्त शर्मा द्वारा इसका खोज किया गया। जगदत्त शर्मा, ये सतलज नदी किनारे ये क्षेत्र बसा हुआ है, जिसमें मानव और पालतू जानवर के हड्डी के, मतलब मानव और पालतू जानवर के एक साथ 100 मिला है। वहाँ मालूम चला कि मानव और पालतू जानवरों को भी एक जगह दफनाया गया था। कहाँ पे, ये कहाँ दौड़ाया गया था, रोपड़ में। ये जो क्षेत्र है ना, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम जो जगह है वहीं पर ये स्थित है। उसको बताएंगे 5 नंबर देखेंगे तो बनावली। बनावली की खोज किसने किया, तो रविंदर सिंह ने बनावली की खोज की। रंगोई नदी किनारे ये क्षेत्र बसा हुआ है। बनावली जो है किस नदी किनारे है, तो रंगोई नदी किनारे। उसके बाद ये इस जो बनावली की जो सड़क जो है ना बनी हुई नहीं थी, यानी कि बनावली की नाम है बनावली, लेकिन सड़क बना हुआ नहीं था, यानी वहाँ सभी चीज़ अधूरा था। क्या था, अधूरा था, सोखता था। सोखता मतलब क्या होता है ना, देखो आज भी बहुत सारे गांव में जाओगे ना, जहाँ पानी निकलने के लिए रास्ता नहीं रहता है, तो क्या करता लो, आंगन में एक बड़ा सा गड्ढा कर देता लो, और जो वेस्टेज पानी है, जो पानी जो गंदा पानी जो है, वेस्ट जो पानी, उसी जो गड्ढा में उसी में जाके जमा होते रहता है, धीरे धीरे उसी में गड्ढे में सूखते रहता है। उसी को बोलते हैं सोखता। सोखता यानी सूख जा रहा पानी है उसी में। तो सोखता की व्यवस्था कहाँ थी, तो याद रखना बनावली में सोखता की व्यवस्था थी, यानी कि वहाँ पे नालियाँ नहीं थी, व्यवस्थित ढंग से पानी के निकलने का कहीं रास्ता नहीं था, सड़क नहीं बने हुए थे, अधूरा था। वो सब कहाँ था, तो बनावली में। किसने खोज किया, तो रविंदर सिंह। किस नदी किनारे, तो रगोई नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद आएंगे काली बैंगन। काली बैंगन की जो खोज करता है बीके थापड़ और बीबी लाल। इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। बीबी जो है लाल हो गई है गुस्से के मारे, तो थप्पड़ मार दी तो आप क्या हो जाएगा, काला हो जाइएगा थप्पड़ खा के। तो बीबी लाल हो गई, थप्पड़ मारी तो आप क्या हो गए, काले हो गए। तो काली बैगन याद रखिएगा। उसका बीके थापड़ और बीबी लाल ने इसको खोज किया। सरस्वती नदी किनारे है, और बीबी क्या है, सरस्वती है, देवी है, सब चीज़ तो वही है, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या मिल रहा है, तो जूते हुए खेत की साक्ष्य मिला, यानी खेत के जूते हुए खेत की साक्ष्य मिला है। कहाँ से, तो कहाँ से मिल रहा है, आपको याद रखना है, काली बैगन से। हवन कुंड का साक्ष्य मिल रहा है। उसके बाद से काली कलर की मिट्टी और काली कलर के जो चूड़ियाँ वगैरह है, बैंगल्स वगैरह है, वो कहाँ से मिल रहा है, तो काली बैगन से मिल रहा है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको याद करना है। ये जो क्षेत्र है वर्तमान में कहाँ है, तो राजस्थान में है ये काली बैगन, ठीक है। उसके बाद देखना धौलावीरा। धौलावीरा खोज करता है रविंदर सिंह। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ी शहर जो है धौलावीरा है, ठीक है। उसको बताएंगे लोथल। लोथल जो है ना, लोथल जो भगवा नदी किनारे है, भगवा नदी, और गुजरात में ये क्षेत्र स्थित है लोथल। वो भी गुजरात में कहाँ,
तो गुजरात के गोदीवाड़ा जो जिला है ना, वहीं पर ये लोथल है। लोथल जो था ना, बंदरगाह था, बंदरगाह सी पोर्ट। बंदरगाह मतलब क्या होता है, वहाँ पे बिजनेस वगैरह करने के लिए वहीं से व्यापार होता था विदेशों से। देखो फारस वगैरह से कैसे व्यापार होता था, समुद्र के रास्ते होता था, तो समुद्र के रास्ते में कोई बंदरगाह वगैरह होगा ना जी, जहाँ से सब सामान वगैरह जाता था, तो वही लोथल जो था ना, बंदरगाह था। तो लोथल से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ याद करने की है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी घर बने हुए थे ना, वो सड़क के अपोजिट साइड में, यानी सड़क के उल्टे साइड में दरवाजा था। यानी सड़क के साइड में दरवाजा कहीं नहीं था, सिर्फ लोथल में जो घर बने हुए थे ना, उसका जो दरवाजा था ना, सड़क के साइड में था। हो सकता है व्यापार करने के लिए सड़क के साइड में होगा, बाकी सारी जगहों में सड़क के उल्टे साइड में दरवाजे खुलते थे। उसको बताएंगे रंगपुर में। यहाँ से और भी कुछ देख सकते हैं कि बंदरगाह है, दरवाजा सीधा मतलब उल्टा खुलता है, सड़क की तरफ खुलता है। मुहर यहाँ से मिले, मुहर वैसे मुहर मिले जिससे पता चला कि फारस वगैरह से व्यापार होता था सिंधु घाटी का। युगल 100 मिले, यानी कि एक साथ पति पत्नियों को दफनाया गया था, पता चला। वो कहाँ से ये 100 मिला, लोथल से। सती प्रथा का भी प्रमाण मिला है कि उस समय भी सती प्रथा होते थे। सती प्रथा क्या है, पति मर गया तो पत्नी को जबरदस्ती लटा दीजिए, जला दीजिए। ये बहुत ही खराब प्रथा थी, इसके विरुद्ध में काफ़ी आगे चल के इसको खत्म किया गया। तो जो सती प्रथा का प्रमाण कहाँ था, लोथल से भी मिला है। अब आएंगे रंगपुर। रंगपुर जो क्षेत्र है, जैसे अभी तो लोथल देखें तो लोथल तो गुजरात से है, क्योंकि गुजरात ही तो अरब सागर से सटा हुआ है ना, तो याद रखिए कि लोथल जो है गुजरात से गोदीवाड़ा जिला में है। अब आएंगे रंगपुर। रंगपुर जो है हरियाणा का जो क्षेत्र है, यहाँ से धान की भूसी मिली है। जो रंग याद रखिएगा, धान की भूसी का रंग, धान की भूसी का रंग क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो याद रखिएगा धान के भूसी का रंग कहाँ से मिला है, हरियाणा से। अब जो ये सब जो इम्पोर्टेंट जो शहर थे उनको हमने देख लिया, सिंधु घाटी बारे में समझ लिए, फैक्ट जो था उसको मैंने बता दिया। अब कुछ कुछ थोड़े थोड़े है उसको देख लिए। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा, इसको एकदम याद रख लिए। पूछ देता है सीधे सीधे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो धौलावीरा। लेकिन भारत में जो स्थित है, यानी कि बहुत सारे शहर तो पाकिस्तान में भी है ना जी, लेकिन भारत में सबसे बड़ा कौन सा है, तो राखीगढ़, याद रखना, हरियाणा में है। भारत में पूछेगा कि वर्तमान भारत के सबसे बड़ा सिंधु घाटी का स्थल जो है कौन सा है, तो राखीगढ़ी। और सिंधु घाटी का सबसे बड़ा शहर जो है मोहनजोदड़ो, वो चाहे भारत को किसी का भी सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। नाप तौल की जो व्यवस्था थी 16 के गुणक था, यानी एक ले रहे हैं, एक तौल ले रहे हैं तो 16, दूसरे तौल ले रहे हैं तो 16 दूना 32 के गुणक, ठीक। उसी तरह नाप तौल की व्यवस्था क्या थी, 16 की गुणक थी। सबसे बड़ा बंदरगाह जो था लोथल था, अभी बताएं कि जो लोथल है सबसे बड़ा बंदरगाह था, ठीक है। तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत डिटेल से समझे। अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का आपको दिक्कत लग रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर अपना बता सकते हैं वहाँ पे, या आपको सही लगा तब भी आप कमेंट कर अपना राय छोड़ सकते हैं। आप थैंक यू बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जैसा भी लगा, क्योंकि कमेंट करना ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। जो हमारे अंदर जो पढ़ाने की जो कीड़ा है उसको थोड़ा संतुष्टि मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा लगता है आप सभी से जुड़ के रहना, आप सभी को पढ़ाना, आप सभी को भी अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ते रहें। फिर दूसरे किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।